सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के मयूरभंज जिले में अवस्थित है। सिमलीपाल मयूरभंज जिला उड़ीसा। यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान और उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना है। इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान वे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां वन्य जीवों, वनस्पतियों और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण किया जाता है। इनकी घोषणा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत होती है। माधव बाघ अभयारण्य भारत का 58वां बाघ अभयारण्य बना। कब? 10 मार्च 2025। कहाँ? माधव बाघ अभयारण्य, मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश का 9वां एवं भारत का 58वां बाघ अभयारण्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 375.233 वर्ग किलोमीटर है। नवीनतम बाघ अभयारण्य 56वां है गुरु घासीदास दामोर पिंगला छत्तीसगढ़, 55वां धौलपुर करौली राजस्थान, 57वां रातापानी बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश और 58वां है माधव बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश। मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। कब? 10 अप्रैल 2025। 26/11 मुंबई आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाने वाला आतंकी को विशेष विमान से भारत लाया गया। तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार की कूटनीति की बड़ी सफलता है। कौन है तहव्वुर राणा? पाकिस्तान में जन्मे तहव्वुर राणा का पूरा नाम तहव्वुर हुसैन राणा है। राणा ने मेडिकल की पढ़ाई की और पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में काम किया। साल 1997 में राणा और उसकी पत्नी कनाडा चले गए और 2001 में कनाडा की नागरिकता ली। साल 2009 में गिरफ्तारी से पहले राणा ने अमेरिका के शिकागो में एक इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी खोली थी। बार बार भारत आने पर किसी को शक न हो, इससे बचने के लिए हेडली ने राणा की एजेंसी की एक शाखा मुंबई में खोली। तहव्वुर राणा पर क्या आरोप है? 26 नवंबर 2008 की रात हुए मुंबई हमलों में 164 लोग मारे गए। इन हमलों में शामिल पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली के खिलाफ जारी जांच में तहव्वुर हुसैन राणा का नाम आया। शिकागो में चले मुकदमे के दौरान तहव्वुर राणा के खिलाफ हेडली सरकारी गवाह बन गया। अदालत को बताया गया राणा चरमपंथी संगठन लश्कर ए तैयबा के इशारे पर हेडली की मदद कर रहे थे। मुंबई हमले में 6 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे। इन्हें मारने में मदद करने सहित 12 आरोपियों के लिए राणा को 14 साल की जेल की सजा हुई। राणा का प्रत्यार्पण। भारत काफ़ी समय से तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण की मांग करता रहा है। अमेरिकी अदालत में तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यार्पण करने की अनुमति भी दे दी थी। नवंबर 2024 में इसके खलीफ राणा ने पुनर्विचार याचिका दायर की। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने खारिज कर दिया। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुंबई पर हुए आतंकी हमले से जुड़े राणा को भारत में न्याय का सामना करना होगा। अब राणा को भारत लाया जा रहा है। कैसे हुई थी राणा की गिरफ्तारी? अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने राणा और हेडली को अक्टूबर 2009 में शिकागो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। FBI का दावा है कि ये दोनों डेनमार्क में चरमपंथी हमला करने के लिए जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में मुंबई हमलों में इन दोनों के शामिल होने की पुष्टि हुई। इस तरह राणा को 2 अलग अलग साजिशों में शामिल होने के लिए 14 साल जेल की सजा हुई। गिरफ्तारी के बाद राणा ने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान में होने वाले लश्कर के प्रशिक्षण शिविरों में हेडली ने भी भाग लिया था। उत्तराखंड के बाद गुजरात में UCC की तैयारी समिति गठित। अध्यक्ष पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रंजना देसाई बनी अध्यक्ष। समिति 45 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। जनगणना हेतु राजपत्र में प्रकाशन। कब? 16 जून 2025। 2 चरणों में होगी जनगणना। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना HLO की जाएगी। इसमें प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में
जानकारी इकट्ठा की जाएगी। दूसरे चरण में जनगणना पी में प्रत्येक घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी। इसमें जाति गणना भी की जाएगी। जनगणना में जाति भी पूछी जाएगी। जनगणना डिजिटल की जाएगी। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। यह जनगणना शुरू होने के बाद से 16वीं जनगणना है और देश की आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना है। लोगों को स्वशासन स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से तथा बाकी सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष। 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएगा, जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों को जमानत मुक्त ऋण प्रदान करके वित्त पोषित लोगों को वित्तपोषित करने के लिए 2015 से शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मुख्य विशेषता लॉन्च किया गया 8 अप्रैल 2015 को। कार्यान्वयन एजेंसी मुद्रा सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी। बिना जमानत के ऋण 20 लाख तक। ऋण देने वाली संस्थाएं बैंक, NBFC, MFI, RRB। ऋण की श्रेणियां शिशु ऋण में 50,000 तक, किशोर ऋण में 50 से 5 लाख तक, तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक, तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख तक सफल दोबारा ऋण लेने वालों के लिए। किशोर में 50, शिशु में 50, किशोर में 50 से 5 लाख, तरुण में 5 से 10 लाख और तरुण प्लस में 10 से 20 लाख तक। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना। महिलाओं की हिस्सेदारी कुल मुद्रा लाभार्थियों का 68% है। ऋण वितरण में शीर्ष राज्य 28 फरवरी 2025 तक। तमिलनाडु 3.23 लाख करोड़, उत्तर प्रदेश 3.14 लाख करोड़, कर्नाटक 3.02 लाख करोड़, पश्चिम बंगाल 2.82 लाख करोड़, बिहार 2.81 लाख करोड़। शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर 21.33 लाख ऋण खातों में 45,815.92 करोड़। तमिलनाडु विधानसभा में कच्चाथीवु द्वीप श्रीलंका से वापस लेने का प्रस्ताव पारित। कच्चाथीवु द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच एक पाक जलडमरू मध्य में 285 एकड़ में बना निर्जर द्वीप है। रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में यह द्वीप भारत से 22 किलोमीटर दूर है। इस द्वीप पर सेंट एंथोनी चर्च है। कच्चाथीवु द्वीप 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित हुआ था। भारत श्रीलंका दोनों देशों 1974 तक इस द्वीप पर अपना दावा जताते रहे। 1974 में भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने इसे श्रीलंका को सौंप दिया था। सांसद खेल महोत्सव कब? 19 से 22 अप्रैल 2025। कहाँ? KD सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उद्घाटन राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। अपने सदस्य क्षेत्रों में सभी सांसदों द्वारा संसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 परिणाम 8 फरवरी 2025। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता। कुल सीट 70, भाजपा 48, आप पार्टी 22। दिल्ली विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित पहली विधानसभा बनी अगस्त 2025। 2024 में फिल्म जगत की 4 महान हस्तियों की 100वीं जयंती। राज कपूर हिंदी फिल्म अभिनेता, मोहम्मद रफ़ी गायक हिंदी सिनेमा, अक्कीनेनी नागेश्वर राव तेलुगु सिनेमा फिल्मों में भारतीय परंपरा व मूल्यों की प्रस्तुति, तपन सिन्हा बंगाली फिल्म निर्माता 2006 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता रहे। प्रयागराज कुंभ में भगदड़ 29 जनवरी, मौनी अमावस्या, मौत 30, घायल 60। जांच हेतु न्यायिक आयोग के अध्यक्ष हर्ष कुमार सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। परीक्षा पे चर्चा 2025 का वर्ल्ड रिकॉर्ड। परीक्षा पे चर्चा PPC ने 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड एक माह में नागरिक सहभागिता प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक पंजीकरण के लिए दर्ज हुआ है।
समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 कब 27 जनवरी 2025 उत्तराखंड में शादी और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक इसके अंतर्गत जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। यूसीसी विधेयक में आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है और हलाला, इद्दत और तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ के विवाह और तलाक से संबंधित प्रथाएं जैसी प्रथाओं पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को संपत्ति और विरासत के अधिकार से संबंधित मामलों में समान अधिकार दिए जाएं। यूसीसी विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है। 26 मार्च 2010 से पहले हुए विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 6 महीने का समय। प्रोबोबो सुबिएंतो गणतंत्र दिवस 2025 26 जनवरी के मुख्य अतिथि प्रोबोतो सुबिएंतो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबिएंतो बने 26 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों पर रिकॉर्ड कार्गो आवागमन वित्त 2024-25 में 145.5 मिलियन टन हासिल किया। भारत ने अंतर्देशीय जलमार्गों पर रिकॉर्ड 145.5 मिलियन टन कार्गो मूवमेंट हासिल किया, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 18.1 MMT से बढ़कर 20.86 CAGR दर्ज किया। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़कर 111 हो गई है। परिचालन लंबाई 2716 किलोमीटर 2014-15 में बढ़कर 4894 किलोमीटर 23-24 में हो गई। मल्टी मॉडल टर्मिनल, इंटर टर्मिनल, सामुदायिक जेटी, फ्लोटिंग टर्मिनल और हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोजन वेसल्स जैसी ग्रीन तकनीक सहित बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास। डॉक्टर वी नारायणन बने इसरो के चेयरमैन। कार्यभार ग्रहण 13 जनवरी 2025। चेयरमैन बनने के पूर्व वी नारायण लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC के डायरेक्टर थे। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वी नारायण ने एस सोमनाथ का स्थान लिया। वी नारायणन ने IIT खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में MTech तथा एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की है। IIT खड़गपुर से सिल्वर मेडल और एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से गोल्ड मेडल में सम्मानित हैं। नारायणन मूल रूप से कन्याकुमारी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। चेयरमैन के रूप में उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। स्वामित्व कार्ड वितरण कब 18 जनवरी 2025 किसके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली। प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे। 65 लाख से अधिक को मिला मालिकाना हक। अब तक 2.25 करोड़ कार्ड वितरण। जिसका पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम 16 जनवरी 2025 वडनगर म्यूजियम गुजरात। किसने? अमित शाह गृह मंत्री द्वारा। इससे पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस म्यूजियम वडनगर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय है। वडनगर ने 2750 साल के कालखंड को सहेजा है। मौसम विज्ञान IMD विभाग के 150 वर्ष पूरे। कब? 15 जनवरी 2025। स्थापना 15 जनवरी 1875। वित्त मंत्रालय की तरफ से 150 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री ने जारी किया 14 जनवरी 2025 को। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ 14 जनवरी 2025 निजामाबाद। मुख्यालय निजामाबाद। हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी। शुभारंभकर्ता नई दिल्ली में श्री पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजारों में अगले 5 साल में उत्पादन दुगुना करीब 20 लाख टन रहने में मदद मिलेगा। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है।
भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं। भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी राज्य उत्पादक राज्य हैं। दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भारत के पास है। जनवरी 2025 किलोमीटर 1000। आज 11 राज्यों के 23 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क है। आज मेट्रो से प्रतिदिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं। दिल्ली में 2002 में अपनी मेट्रो ट्रेन शुरू की थी, जब वाजपेयी जी ने दिल्ली के लोगों को पहली ट्रेन दी। सोनमर्ग सुरंग का शुभारंभ 13 जनवरी 2025। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन। लागत 2700 करोड़। समुद्र तल से ऊंचाई 8562 फीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। सोनमर्ग मुख्य सुरंग एक निकास सुरंग और पहुंच मार्ग के निर्माण में सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां माना जा रहा है इससे गगनगिर और सोनमर्ग के बीच 12 किलोमीटर की दूरी 6.5 किलोमीटर हो गई है, जिससे 1 घंटे का यह सफर महज 15 मिनट का रह जाएगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हरित ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहले हरित हाइड्रोजन केंद्र की आधारशिला रखी। 8 जनवरी 2025। आधारशिला विशाखापट्टनम से वर्चुअली बनेगा। आंध्र प्रदेश में अनकापल्ली जिले के गंगावरम पोर्ट के पास 1200 एकड़ भूमि पर। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 2023 में। लक्ष्य देश में 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन करना। चिन्ना भैरदेवी गेरुसोप्पा की रानी का डाक टिकट जारी। 16वीं सदी में 54 वर्ष शासन करने वाली कर्नाटक के गेरुसप्पा की रानी चिन्ना भैरदेवी ने पुर्तगाली आक्रमणकारियों को हराया था। कारोबार शुरू होने पर पुर्तगाली उन्हें रेनाडा पेमेंटा काली मिर्च की रानी कहते थे। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी याद में डाक टिकट जारी की। अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान की क्षेत्रीय केंद्र स्थापना। स्थान आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। देश में आलू उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र लीमा, पेरू। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, हिमाचल। आलू संस्थान आगरा, उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आगरा है। 3 भारतीय बंदरगाह बने हरित हाइड्रोजन हब। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया है। नामित बंदरगाह दीनदयाल पोर्ट गुजरात, VO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु, पारादीप पोर्ट ओडिशा। उद्देश्य हरित ऊर्जा, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण और भविष्य सज्जित ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देना। दीपिका पादुकोण बनी मानसिक स्वास्थ्य राजदूत। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया है। उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सामाजिक स्वीकृति को बढ़ावा देना। लद्दाख में चीन सीमा के नज़दीक न्योमा एयरबेस को भारत ने किया एक्टिव। न्योमा एयरबेस 13,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा एयरबेस है। न्योमा एयरबेस चीन सीमा से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 230 करोड़ की लागत से बना फाइटर जेट्स और हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी यहाँ से उड़ान भरेंगे। यह एयरबेस दुनिया के सबसे ऊंचे एयरफील्ड में से एक है। भारत का साफ संदेश सीमा पर अब हर हाल में ताकत से जवाब मिलेगा। हर कदम से पूर्वी लद्दाख में भारत की एयर पावर कई गुनी बढ़ जाएगी। कैबिनेट तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए मेरिट 8 अगस्त 2025। केंद्र सरकार ने तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन मेरिट योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत देश भर के 275 तकनीकी संस्थानों पर अगले 4 सालों में
4200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से 2100 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से लोन के रूप में लिए जाएंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और रिसर्च को बढ़ावा देना है। इस योजना से करीब 7.5 लाख छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी के आधार वर्ष में परिवर्तन का प्रस्ताव। लोकसभा में प्रश्न का उत्तर 6 अगस्त 2025। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने घोषणा की है कि सरकार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2023-22 कर रही है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के लिए आधार वर्ष को भी संशोधित कर 2022-23 कर दिया जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर 2024 कर दिया जाए। शब्द संक्षेप: CABA काबा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी, केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार काबा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी। देश में पुरातात्विक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI विभिन्न विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों व राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस सलाहकार बोर्ड की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसका पुनर्गठन प्रति 3 वर्ष बाद किया जाता है। इस सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक 23 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में हुई। ULLAS उल्लास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। 2022 से 27 के लिए लागू की गई यह योजना 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के लोगों को लक्षित करती है जो स्कूल नहीं जा सकते। उल्लास योजना का उद्देश्य भारत के जन जन को साक्षर बनाना है। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र स्थापना के 80 वर्ष पूरे।